हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विचार बॉक्स। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये टॉपिक को हम बहुत डिटेल में समझेंगे और ये वीडियो कुछ पार्ट्स में रहेगी, जिसमें पहले कुछ पार्ट्स में इनिशियल पार्ट्स में हम इसका कंसेप्ट समझेंगे डिमांड का, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड है क्या, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस, इसकी अजम्पशन, सारा कुछ पढ़ेंगे हम। फर्स्टली मैं आपको बता दूं क्या टॉपिक रहेंगे हमारे इसके अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या होता है, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन एंड डिफरेंट थिंग्स। बाद में लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे, इसके डिटर्मिनेंट्स को समझेंगे, एक्सेप्शंस क्या है, अजम्पशंस क्या हैं, डिफरेंट डिमांड स्केड्यूल्स क्या रहेंगे, मार्केट डिमांड कब रहेगी, डायग्राम्स रहेंगे, इंडिविजुअल सेक्टर रहेगा सारा। देन लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कैसे करता है, क्या चीज़ें हैं, हमारी जो मूवमेंट होती है डिमांड कर्व की, शिफ्ट होता है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, वो सब समझेंगे। और लास्ट में हमारी रहेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास एक्टिविटी जिसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हमने लॉ ऑफ डिमांड करना है तो डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड, इसको हम समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो डिमांड क्या है, क्या हमारा कोई चीज़ को चाहना या हमारी जो डिज़ायर है उसको डिमांड बोलते हैं, या हम चीज़ें क्यों बाय करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती है। आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हो बट आप सिर्फ उसे खरीदना चाहते हो बट आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है खरीदने के लिए, तो क्या उसको डिमांड बोला जाएगा या फिर वो सिर्फ एक डिज़ायर रहेगी, या डिज़ायर को ही डिमांड बोलते हैं। ये सब चीज़ें सारी समझेंगे। इसको समझते हैं डिमांड क्या है। सबसे पहले, डिमांड इजंट जस्ट अ डिजायर, इट्स अ डिजायर, बट ये सिर्फ डिजायर नहीं है। इट्स अ डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। एक कंज्यूमर है, उसके लिए डिमांड क्या रहेगी, वो कोई चीज को खरीदना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, वो एक गाड़ी को खरीदना चाहता है, उसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं वो खरीदने के लिए, और वो पैसे पे कर भी रहा है वो चीज को बाय करने के लिए, उसे डिमांड बोला जाएगा। सिर्फ एक चीज को चाहना बट हमारे पास इनफ पैसा ना होना, या फिर हम एक चीज को चाह रहे हैं और हमारे पास पैसा भी है बट हम वो पैसा पे नहीं करना चाहते, तो भी वो डिमांड नहीं मानी जाएगी। डिमांड कब होगी, अगर हमारे पास अबिलिटी टू पे है, हम एक चीज खरीदना चाहते हैं, हम उसे पे कर सकते हैं, हमारी परचेजिंग पावर है, हम या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं और हम वो रिसोर्सेज को पे भी करना चाहते हैं, एंड वी आर पेइंग दैट थिंग टू कंज्यूम दैट थिंग, उसको हम बोलेंगे डिमांड। क्लियर है। तो जी इसमें अब नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस गिवन प्राइजेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, डिमांड किसे बोलते हैं, एक कंज्यूमर है, वो कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी को बाय करता है एंड ही हैज इनफ रिसोर्सेज टू बाय दैट प्रोडक्ट। उसके पास इनफ पैसा है वो चीज को बाय करने के लिए, वो उस चीज को बाय करना चाहता है, ही इज विलिंग एंड एबल टू परचेज वो कमोडिटी का प्राइस जो इस टाइम चल रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। हम बात कर सकते हैं एक साल में, 2025 में कोई स्पेसिफिक कमोडिटी वो बाय करना चाहता है, उसके गिवन प्राइस, जो भी उसका गिवन प्राइस है उस पे वो उसको खरीद रहा है, एंड ही हैज इनफ money to buy that product and he is willing to buy that product, उस चीज को डिमांड बोला जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, भाई डिमांड को डिटरमाइन कौन कर रहा है, या मैं कह सकता हूं जो मेरी डिमांड है कोई भी प्रोडक्ट की, क्या फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। अफेक्ट करने का मतलब, एक प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो आइसक्रीम, एक प्रोडक्ट है, इसकी जो डिमांड है, इसकी डिमांड 2025 में आप ये चलो 10 लाख क्वांटिटी की डिमांड थी। ये 10 लाख क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन की गई, या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से 10 लाख की सेल हुई, 10 लाख प्रोडक्ट्स की सेल हुई, ऐसी क्या चीज थी, या ऐसी क्या चीजें थी जिनकी वजह से ये जो सेल है इस फिगर तक पहुंची। तो ऐसे क्या डिटर्मिनेंट्स थे या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी कमोडिटी का जो सेल है या उसकी जो डिमांड है वो मैटर करती है, या वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, हम इसमें देखते हैं।
ये जो x है, जो हमारा कमोडिटी रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, मतलब डिमांड ऑफ x का, कोई कमोडिटी है x कमोडिटी, उसकी जो डिमांड है वो किस पे मैटर करती है, इन सारे फैक्टर्स पे। इनको हम एक एक करके सारे पढ़ते हैं। सबसे पहला, कोई भी कमोडिटी है उसकी डिमांड किस पे मैटर करती है, डायरेक्टली उस चीज का प्राइस पे। आप एक शर्ट बाय करने लगे हैं, आप एक शर्ट कब बाय करेंगे, पहले सबसे पहले बंदा क्या करेगा, उसका प्राइस देखता है भी, जी हाँ ये कितने प्राइस की है, उसी हिसाब से उसकी डिमांड देखी जाती है। अगर बेसिकली जो लॉ यही कहता है भी अगर प्राइस कम होता जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ती है। वही हम कह सकते हैं कि कोई भी कमोडिटी है उसका जो डिमांड है वो कैसे मैटर करेगा, उसके प्राइस पे। तो प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो कमोडिटी का जो डिमांड है उसको डिटरमिन करेगा, या जो प्राइस है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कमोडिटी की डिमांड को। ये क्लियर है। नेक्स्ट इसमें आएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे, देखो जरा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर है, वो किसी भी चीज की एक हमारी यहाँ पे कमोडिटी रहेगी x, वो x कमोडिटी की डिमांड को कब बढ़ाएगा या वो कब डिमांड करेगा कोई भी चीज की, जब उसकी इनकम ज्यादा होगी। आप एक आदमी है, वो एक कार खरीदना चाहता है, अगर वो कार खरीदना चाहता है वो कब खरीद पाएगा, उसकी अगर इनकम ज़्यादा होगी तभी वो कार को बाय कर पाएगा। तो मतलब जो कार की डिमांड है वो कब बढ़ी, जब पॉपुलेशन की या जो कंज्यूमर है जो उसे कंज्यूम करना चाहता है उसकी इनकम बढ़ी। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इनकम को आई से डिनोट नहीं करना है, इनकम को वाई से डिनोट करना है, ठीक है। दैट इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंदर ना दो पॉइंट्स है जो आपको समझने चाहिए। इनकम है, इनकम के बढ़ने से गुड्स की डिमांड बढ़ती है, ये हमें समझ में आ गया। इनकम के बढ़ने से जो गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। सबसे पहले क्या देखा जाए, हम गुड्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स। वैसे और भी कैटेगरीज होती हैं, एक अभी हम सिर्फ दो को ही समझेंगे। नॉर्मल गुड्स का क्या मतलब है, नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स जिन पे इनकम का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का मतलब ये है भी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, आप उनकी डिमांड को भी बढ़ा दोगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप जो क्लोथ्स है वो भी ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदने ज़्यादा कर देते हो। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पहले हफ्ते में एक दिन बाहर खाते थे, अब आप हफ्ते में 2 दिन बाहर खाने लग गए, बिकॉज समटाइम्स इसको एक्सपेंसिव बोला जाता है। तो आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो आपकी जो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ना स्टार्ट कर देगी। बट अगर देखा जाए इन्फीरियर गुड्स के कंसेप्ट में, अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर, अब इन्फीरियर गुड्स क्या है, इसमें क्या रहता है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो इन्फीरियर गुड्स हैं इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। बेसिकली हमारा लॉ क्या कहता है भी अगर इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ती है, बट इन्फीरियर गुड्स के कंसेप्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है जो वो कम हो जाती है। कैसे, इसको हम समझते हैं। जैसे चीपर ग्रेन्स है, चीपर ग्रेन्स में आप ले लो, बाजरा ले लो। एक फैमिली है, वो फैमिली क्या करती है, उसकी इनकम है 500 रुपीज़, उसकी इनकम है 500 रुपीज़। तो घर में 5 मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, सबका पेट भरने के लिए वो बाजरा बाय करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वो सस्ता आता है, तो वो बाजरा बाय करते हैं। तो अगर कल को उनकी इनकम 500 से 1000 होगी तो क्या होगा, अब वो बाजरा बाय नहीं करेंगे, अब वो वीट पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, अब उन्हें पता है भी अगर अब हम 1000 रुपये में वीट अफोर्ड कर सकते हैं तो हम बाजरा क्यों खाएं, हम चीपर ग्रेन क्यों खाएं। तो वो 1000 रुपये में वीट को खाना शुरू कर देंगे। देखा जाए तो 500 से 1000 इनकम तो बढ़ गई, बट पहले बाजरा की डिमांड थी, अब बाजरा की डिमांड नहीं है। तो बेसिकली इनकम के बढ़ने से जो इन्फीरियर गुड्स था उसकी डिमांड कम होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसमें हम देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हम पढ़ क्या रहे हैं, जो मेरी कमोडिटी एक्स है उसकी जो डिमांड है
कॉमोडिटी एक्स की जो डिमांड है वो किस पे डिटरमाइन करती है, या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी एक फैक्टर है जो मेरी डिमांड को अफेक्ट करेगा। जैसे समझते हैं, इसमें दो चीज़ें होती है, रिलेटेड गुड्स के अंदर दो गुड्स आते हैं, एक सब्सटीट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स किसको बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह भी यूज किए जा सकते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है बट वो सब्सटीट्यूट है एक दूसरे के भी। अगर आपको प्रोडक्ट ए नहीं मिला तो आप बी से काम चला लोगे, अगर बी नहीं मिला तो आप ए से काम चला लोगे। इसकी हम सबसे बड़ी सही एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी मानते हैं जो मेरा प्रोडक्ट है वो है टी, तो मुझे चेक क्या करना है, जो डिमांड है टी की वो कैसे अफेक्ट होती है टी के सब्सटीट्यूट के प्राइस से। अब टी का सब्सटीट्यूट होता है कॉफी, टी का सब्सटीट्यूट है कॉफी। मेरी जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या है, टी। अब देखते हैं कॉफी के प्राइस में चेंज आने से टी की डिमांड पे क्या चेंज आता है। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे यार कॉफी तो महंगी होगी, तो क्यों ना चाय पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चाय और कॉफी बेसिकली सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। तो अब जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा, कॉफी के प्राइस के बढ़ने से जो लोग कॉफी पीते थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, टी पे। तो कॉफी का प्राइस बढ़ने से लोग चाय पीना शुरू कर देंगे, जिससे टी की डिमांड हाई हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो जो मेरा प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ता है। उसी तरह से अगर कॉफी का प्राइस गिर जाए, अगर कॉफी सस्ती हो जाएगी तो जो लोग चाय पीते हैं ऑलरेडी वो कहेंगे यार ले कॉफी तो सस्ती होगी तो अब हम चाय क्यों पिए, तो वो सारे कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जो ऑलरेडी कंज्यूमर हैं टी के वो सारे कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, प्राइस तो कॉफी का गिरा बट डिमांड किसकी गिर गई, टी की डिमांड गिर गई। क्लियर हुआ। तो इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। नेक्स्ट आता है जी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक, या मैं कह सकता हूं गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर। अब ऐसे कौन से गुड्स हैं जो इकट्ठे कंज्यूम होते हैं, जैसे पेट्रोल और कार। अब मेरा अगर प्रोडक्ट कार है, तो मैं कार की डिमांड पे बात करता हूं भी उसको कैसे अफेक्ट करता है पेट्रोल का प्राइस, ये चेक करके देखते हैं। अब जो पेट्रोल है उसके प्राइस के चेंज आने से क्या कार की डिमांड पे चेंज आएगा, चेक करते हैं। पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया, पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ गया तो जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जो कार हैं, लोग उनकी डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कल को गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल तो चाहिए होगा। तो वो क्या करते हैं, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो वो जो कार है उनकी डिमांड कम हो जाती है। उसी तरह से अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है तो लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी डीजल गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या अलग तरह की गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो पेट्रोल की कार की डिमांड है उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ। अब उन्हें पता है भी अब ये गाड़ी चलाना थोड़ा चीपर रहेगा, तो वो इस गाड़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे मुझे क्या पता लगता है भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो मेरी जो गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या मतलब है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम देखेंगे भी कोई भी टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज आने से मेरे जो प्रोडक्ट है या जो मेरा गुड्स है उसकी डिमांड पे क्या फर्क आता है। देखा जाए तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स लाइक फैशन, ट्रेंड, हैबिट्स, ये सब चीज़ों से क्या होता है, जो डिमांड है उन पे फर्क आता है। कैसे, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जीन्स पैंट की, जो जीन पैंट्स होती हैं उनके एग्जांपल लेते हैं। आज से थोड़ा टाइम पहले अगर हम देखें, नैरो जीन्स का बहुत ट्रेंड था, नैरो जीन्स का ट्रेंड था, तो लोग क्या करते थे, नैरो जीन्स बाय करते थे। बट क्या होता है, सडनली फैशन में कुछ चेंज आता है या ट्रेंड्स में कुछ चेंज आता है तो लोग क्या करते हैं, ब्रॉड बॉटम जीन्स खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर ब्रॉड बॉटम जीन्स खरीदेंगे, इसको खरीदना शुरू कर देते हैं, तो क्या रहेगा, फैशन में चेंज आने की वजह से जिन चीज को पहले कोई पूछता नहीं था या जिसकी डिमांड बहुत कम थी, आज उसकी डिमांड एकदम से हाई होगी। क्यों, क्योंकि फैशन में चेंज आ गया।
लोगों के टेस्ट में चेंज आ गया, लोगों की जो प्रेफरेंस है उसमें चेंज आ गया, तो जिससे क्या होगा, जो डिमांड है वो सडनली बढ़ेगी या सडनली कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या रहेगा, साइज लार्जर द पॉपुलेशन जनरली मीन्स हाई डिमांड। सिंपल, कोई भी प्रोडक्ट है, आप ले लो व्हीट फ्लोर, अब अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर कम पॉपुलेशन है तो व्हीट कम कंज्यूम की जाएगी। अब रोटी तो सभी ने 4 या 5 उसी हिसाब से अपनी डाइट है, अगर 10 लोग हैं तो उसी हिसाब से एवरेज अगर हम मान के चलें, एक बंदा 4 चपाती कंज्यूम करता है, तो अगर 10 लोग हैं तो 40 खाएंगे, और वहीं अगर 100 लोग हैं तो 400 खाएंगे। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो व्हीट फ्लोर, व्हीट की डिमांड भी ज़्यादा है। तो सिंपल सी चीज़ है, लार्जर द पॉपुलेशन मीन्स हायर डिमांड एंड लेस पॉपुलेशन मीन्स लेस डिमांड। अब बात करते हैं इसमें कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन का मतलब है भी पॉपुलेशन में लोग कैसे हैं, लोग कौन हैं, ये देखा जाए तो। अब आज अगर देखा जाए स्मार्टफोन्स की डिमांड इतनी ज़्यादा इंडिया में क्यों है, क्योंकि जो इंडिया की यंगर जनरेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा है कंपैरेटिवली चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। यंगर जनरेशन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए स्मार्टफोन्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है। और जो कंट्रीज़ के अंदर यंग पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे गैजेट्स की डिमांड उतनी कम है, ये देखा जाता है। तो सिंपली कैसी पॉपुलेशन है या उसका क्या कॉम्पोजिशन है, उसी हिसाब से जो डिमांड है कॉमोडिटी की वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको अच्छे से समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता क्या है, इस वर्ड को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है क्या। हम बात करते हैं सोसाइटी, एक सोसाइटी है सोसाइटी 1 और एक सोसाइटी है सोसाइटी 2। सोसाइटी 1 में 3 लोग रहते हैं, ए, बी एंड सी। सोसाइटी 2 में 3 लोग रहते हैं, एक्स, वाई एंड जी। जो सोसाइटी ए है, इसमें जो पहला बंदा है उसके पास है 110 रुपये, उसकी जो टोटल वर्थ है या उसकी टोटल इनकम है। जो दूसरा बी है उसकी इनकम है 30 रुपीज़ और सी की इनकम है 10 रुपीज़। वहीं जो एक्स वाई है, जी है, इसमें एक्स की जो इनकम है वो है 50, वाई की भी 50 और जी की भी 50। अब देखा जाए तो एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में जो कि मेरा प्रोडक्ट है, और उसकी जो कीमत है वो है 40 रुपये। तो सोसाइटी 1 में से उसे कौन खरीद सकता है या कौन अफोर्ड कर सकता है, तो ओनली ए है जो वो सिर्फ 40 रुपये की चीज़ खरीद सकता है। बी के पास पैसा नहीं है, सी के पास भी पैसा नहीं है, सिर्फ ए खरीद सकता है। वहीं अगर मैं सोसाइटी 2 में जाऊं और अपना यही प्राइस वहां पे बताऊं तो एक्स भी खरीद सकता है, वाई भी और जी भी। तो यहाँ पे 3 लोग खरीद सकते हैं। देखा जाए तो टोटल इनकम सेम है, 110 प्लस 30 प्लस 10, 150 रुपये। सोसाइटी 1 में भी टोटल 150 रुपये हैं और सोसाइटी 2 के अंदर भी टोटल 150 रुपीज़ है। बट सोसाइटी 1 से डिमांड कितनी आ रही है, सिर्फ एक बंदे की, ओनली 1 डिमांड है, और सोसाइटी 2 से 3 डिमांड है। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी 2 है वहाँ पे जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहीं सोसाइटी 1 के अंदर जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, या तो कोई बहुत गरीब है या कोई बहुत अमीर है। बट सोसाइटी 2 में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिलीज रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कॉमोडिटी की डिमांड पे बहुत बड़ा फर्क रहता है। होप आपको ये समझ आ रहा है, समझ आ भी रहा होगा। इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड वगैरह सब कवर करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू।